हेलो बच्चा लोग, मैं गौतम कुमार फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 बायो सावर्ट लॉ से। देखिए लास्ट 10th डे में हमने सीखा कि मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमने कैसे हमने फोर्स फाइंड करते हैं, या लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है, कैसे हमारा सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है किसी भी हम चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डालते हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट करता है। ये सब चीज़ हमने देख ली थी, रेडियस वगैरह, फ्रीक्वेंसी, टाइम, ये सब फाइंड कर लिया था हमने ना। इससे जो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं, बेसिकली हम बायो सावर्ट लॉ से स्टार्ट करें। देखो बायो सावर्ट लॉ क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का एक फॉर्मूला देता है। ठीक है, जैसे कूलम्ब लॉ था सेम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में बायो सावर्ट लॉ होता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लेते हैं किसी वायर के कारण करंट फ्लो हो रहा है, वायर के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और ड्यू टू द करंट देर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस। मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो वहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका इफेक्ट होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में है तो राइट हैंड के रूल से यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन आएगा समथिंग। तो ये तो हो गया मतलब डायरेक्शन वगैरह। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या है। तो बायो सावर्ट लॉ के अंदर बोला गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका डीबी मान लेते हैं, छोटे सी लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज आपका जो वायर है वो स्ट्रेट होता तो हमारा डायरेक्शन एक होता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन होगा, तो डीबी मान लेते हैं स्मॉल एलिमेंट के लिए। ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। सबसे पहले करंट बोला गया, फिर नेक्स्ट बोला गया डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, जो यहाँ पे जो एलिमेंट लिया गया है। नेक्स्ट बोला गया प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये सब 1/r² के प्रोपोर्शनल होते हैं ना। जो आपका डीबी है वो प्रोपोर्शनल बोला गया डीएल और आर के बीच के एंगल के, इट मीन्स साइन थीटा के। ठीक है, तो ये हमारा इन सब से एक मिलके एक फॉर्मूला बनता है, जिसका फाइनल इन सब का रिजल्टेंट बनता है हमारा डी बी प्रोपोर्शनल, या डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई r²। अब देखिए जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा कांस्टेंट था k, यहाँ पे कांस्टेंट होगा μ0/4π। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी कांस्टेंट थे उनको हम μ0/4π से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे k से। मतलब हर जगह पे जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी वहाँ पे μ0/4π की बात होगी। तो यहाँ पे डी भी जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, μ0/4π आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई r²। ये आपका है हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बाय बायो सावर्ट लॉ। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। देखिए मैंने बताया आपको कि जो साइन थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, डी एल एंड आर कैप के बीच का। जो डिस्टेंस है और आर जो डी एल जिस करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, उसकी लेंथ वेक्टर एंड जो आर डिस्टेंस है उनके बीच का एंगल आपका साइन थीटा शो कर रहा है। तो जहाँ भी साइन थीटा आ रहा है उसको मतलब क्या है, साइन थीटा को हटाओ और एंड आपका क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में डी बी इज इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 4π, यहाँ पे हो जाएगा आई डी एल। ठीक है, आई डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाय r²। ये आपका हो गया इन द वेक्टर फॉर्म आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बाय बायो सावर्ट लॉ। देखिए अब कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप सोचेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म और आनी चाहिए। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल इनटू इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर मान लेते हैं एन कैप, ऐसा कुछ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे डी एल का मॉडुलस डी एल होगा, लेकिन आर का मॉडुलस 1 होगा, क्योंकि आर क्या है, कैप। कैप मीन्स आर यूनिटी है, यूनिटी वेक्टर है, इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे जो है इसका आइडियल साइन थीटा आर नहीं आया नॉमिनेटर में, तो इसका रीज़न यही था। ये है आपका हम कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन है वो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। जो हमने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा, इसका एक एप्लीकेशन है, ये तरीके से मान सकते हो। जैसे हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, गॉस लॉ पढ़ा था, और गॉस लॉ से हमने डिफरेंट जो टाइप है, जैसे आपने याद होगा अगर आपको लाइन चार्ज के लिए हमने फाइंड किया था, एक सेकेंड, जैसे आपने मान लो ये देखा था कि कोई लाइन चार्ज है उसके ऊपर प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो इसके पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो हमने क्या यूज़ किया था, गॉस लॉ किया था। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोइल के कारण जब आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, जो है बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, तो देखिए ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक कोइल है। अब फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हमें सेंटर पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें करंट फ्लो मान लेते हैं इस साइड में हो रहा है। मैंने बताया कि आपको जो करंट की डायरेक्शन में, मतलब आप अगर फिंगर कर्ल करते हो तो थंब आपका क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर थंब के डायरेक्शन में
करंट शो करेगा तो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे। एक दूसरे के मतलब आप रिवर्स मान सकते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए करंट राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट में होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब चलिए एक छोटा सा एलिमेंट इसमें कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं ये इस एलिमेंट के लिए इस पॉइंट के ऊपर सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखिए ऐसे करंट फ्लो हो रहा है आपका, और इसको जब ऐसे कर रहा हूँ तो बाहर की तरफ डॉट डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो पता चल गया, मान लेते हैं रेडियस इसका आर है, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था। देखिए डी बी था म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक चीज़ सोचिए आप कि साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा था आर और डी एल के बीच का एंगल। अब देखिए आर ये है और डी एल इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। चलो इस एलिमेंट की बात कर लो रेंडम, यहाँ पे भी ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए जब आप घूमोगे, मतलब हर एक एलिमेंट जो इस कोइल के अंदर है सभी का जब आप समेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें सभी का जो साइन थीटा है वो तो 90 मिलेगा। इसका मतलब साइन थीटा को डायरेक्ट हटा सकते हो, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन थीटा कितना हो जाएगा इस केस में 1 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो आपका जो डी बी है वो कुछ ऐसा हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब देखिए हमें क्या करना है, एक छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, अब हमें पूरी कोइल का फाइंड करना है सेंटर पे। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, डी बी एंड इस साइड भी इंटीग्रेशन हो गया म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, डी बी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, बी मतलब हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है। एंड यहाँ पे देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, आई और 1 अपॉन आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, इनटू ओनली डी एल आपका मतलब एक इंटीग्रेशन किया जा सकता है डी एल का, और किसी का इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं होगा। अब सोचिए डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, दो तरीके हैं आपके पास में, मतलब डी एल क्या है, डी एल हमने एक कोइल का छोटा सा लेंथ लिया है, एलिमेंट लिया है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका टोटल जो लेंथ है वायर का वो कितना है, टोटल कोइल का लेंथ कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वी कैन से सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे जो डीएल का इंटीग्रेशन आएगा वो बेसिकली क्या है, पेरीमीटर मीन्स 2 पाई आर। बहुत ईजी था, देखिए इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन को लिख रहे हैं म्यू नोट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इनटू यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आर से आर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, 2 आएगा, नीचे देखिए क्या बचा, म्यू नोट आई डिवाइड बाई यहाँ पे 2 बचा और आर बचा, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। आई थिंक ये आपको समझ में आया, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन था। कुछ नहीं करना, जो भी बायो-सावर्ट लॉ है उसको फॉलो करना है, वो लिखना है, उसके आगे हम एक एक स्टेप में सोल्व करते जाएंगे। और आंसर देखिए म्यू नोट आई अपॉन 2 आर, यही हमारा सेंटर के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, कोइल के लिए इसको हम नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उसमें प्रूफ भी करेंगे। देखिए कैसे, नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कोइल। इसका मतलब क्या है कि कोइल के एक्सिस के ऊपर कहीं किसी डिस्टेंस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जब डिस्टेंस को 0 कर देंगे इफ डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद में, तो 0 डिस्टेंस के ऊपर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो वहीं आएगा जो सेंटर ऑफ कोइल पे आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ सेम है ना बेसिकली। देखो मैं एक कोइल ले लेता हूँ यहाँ पे, इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले, ये कोइल है, हमें पूछा है इस कोइल के सेंटर पे, तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया थोड़ी देर पहले। अब हम मान रहे हैं कि हमें मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हम समझने के लिए एक एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पे DL, ये कोइल कुछ ऐसे है, समझ रहे हैं आप, मतलब इनटू द प्लेन है। ठीक है, इनटू द प्लेन, आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। पहले वाला क्या था, एक्सिस, मतलब हमें राउंड शेप दिख रहा था क्योंकि हमने एक प्लेन में रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ जो है इसे कोयला ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब देखिए P पॉइंट पे फाइंड करना है, तो एक छोटा सा एलिमेंट के लिए हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप इसको मतलब अंदर की तरफ है, तो ऐसे जब आप करोगे, मतलब इस करंट की डायरेक्शन में जब हाथ करोगे, तो आपका जो अंदर मतलब 90 डिग्री की तरफ आपका जो डायरेक्शन आएगा कुछ ऐसा, तो ये कुछ इस टाइप से डायरेक्शन आएगा। नीचे वाले एलिमेंट के लिए जो आपका डायरेक्शन आएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, वो कुछ ऐसा आएगा। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो डायरेक्शन है वो आपका 90 डिग्री पे, P पॉइंट पे 90 डिग्री, जस्ट 90 डिग्री जो डिस्टेंस होगा इससे 90 डिग्री पे होगा डायरेक्शन। ये तो हो गया बेसिक आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए रेडियस हमें पता था, मान लेते हैं R है या कैपिटल R जो भी आप लेते हैं, A ले लेते हैं अभी के लिए, थोड़ा ईजी हो जाएगा। R मैं इसको ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये R मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका R का वैल्यू हो गया, भी काफ़ी इजी है। देखिए मैं मान लेता हूँ ये dB वेक्टर है, यहाँ पे देखिएगा dB वेक्टर जो है किसी रेंडम डायरेक्शन में है,
इसका मतलब आपके इसके दो कंपोनेंट होंगे। मैं मान लेता हूँ इसको एक्स डायरेक्शन, इसको वाई समथिंग। तो देखिए इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दो कंपोनेंट होंगे हर एक मैग्नेटिक फील्ड के, हर एक एलिमेंट के लिए दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में एक आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मान लेता हूँ डी बी साइन फाई। ये थीटा अगर फाई है, मतलब ये एंगल अगर फाई है, तो ये कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये भी मतलब उससे लॉजिक से हम जो बात कर रहे हैं डी बी। अच्छा एक सेकेंड, ये जो है आपका यहाँ पे देखिएगा, अगर ये थीटा है तो डी बी कोस फाई होगा, और ये होगा इस डायरेक्शन में जो होगा वो डी बी साइन फाई होगा, ठीक है। ओके, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, वेट ना। देखिए ये हो गया डी बी कोस फाई, ठीक है। यहाँ पे ये अगर फाई है तो डी बी कोस फाई हो जाएगा, इस तरफ डी बी साइन फाई हो जाएगा। अब सेम टाइप से यहाँ पे डी बी साइन फाई, नीचे वाले एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, इस वाले के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी बी कोस फाई। ये दो एलिमेंट मैंने सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम एक ही इंटीग्रेशन लेंगे। देखिए समझने के लिए कि हर एक एलिमेंट के लिए जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट एक कंपोनेंट जरूर मिलेगा आपको। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, इक्वल होंगे। लेंथ का एलिमेंट स्मॉल है, डिस्टेंस इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे। आपका फाइनल मैग्नेटिक फील्ड एक्स में आएगा, तो डी बी साइन फाई ये है आपका। एक एलिमेंट के लिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे देखिए क्या आएगा, मान लेता हूँ डी बी जो है यहाँ पे मेरा आया, मतलब एक स्मॉल जो इंटीग्रेशन है मेरा वो आया मैग्नेटिक फील्ड डी बी साइन फाई। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल जो वो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो कितना होगा, टोटल का इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बी, तो ये हो जाएगा बी जो है यहाँ पे डी बी साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम डी बी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इनको इस क्वेश्चन 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे डी बी का वैल्यू कितना था हमारा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ सोचिए कि ये जो यहाँ पे डी एल एलिमेंट है और जो आर वेक्टर है वो ऐसे कुछ है, डी एल वेक्टर यहाँ पे आर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो आप 90 डिग्री पाएंगे। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिएगा, अगर आपके पास कोई सर्कल टाइप का कुछ शेप हो तो वहाँ से आप आर किसी पॉइंट के ऊपर, उस एक्सिस के पॉइंट के ऊपर ऐसे रख के देखेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 90 के कारण जो है साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1, और ये आ गया आपका म्यू नोट आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई। आर को मैं आर ही रहने देता हूँ अभी के लिए। एंड एक चीज़ और चाहिएगा मेरे को, साइन फाई का वैल्यू। साइन फाई ये एंगल है, तो साइन फाई कितना होता है, साइन फाई होता है ये रेडियस डिवाइड बाई इसका हाइपोटेन्यूज जो ए अपॉन आर। इस ट्रायंगल से देख सकते हो आप, ये फाई है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा रेडियस था डिवाइड बाई आर, क्या हो जाएगा साइन फाई। तो ये दोनों ही वैल्यू जो है हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखिए क्या आ रहा है हमारा, जो बी का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, म्यू नोट आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू साइन फाई का वैल्यू मैं लिख देता हूँ ए अपॉन आर। ये सब कांस्टेंट है, खाली डी एल आपका अंदर बचेगा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर क्यूब, बिकॉज आर इंटू आर स्क्वेयर आर क्यूब हो गया, ए भी मैं बाहर ले लेता हूँ, ये आ गया डी एल। एक चीज़ देखिएगा, डी एल लास्ट डेरिवेशन की तरह डी एल क्या है, सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर है एक तरीके का। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना होता है, बेसिकली डी एल जो होगा यहाँ पे 2 पाई ए हो जाएगा, क्योंकि ए रेडियस लिया है अब की बार हमने, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई आई ए डिवाइड बाई आर क्यूब 2 पाई ए, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल 2 आया, और ये आ जाएगा देखिए म्यू नोट आई ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 आर क्यूब। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है वो पुट कर देते हैं, म्यू नोट आई ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2, क्योंकि आर का वैल्यू कितना था रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो यहाँ पुट करेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है एट अ डिस्टेंस आर, मतलब एक जनरल डिस्टेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है और जो है वहाँ पे लेंथ एलिमेंट से आर डिस्टेंस है, तो अब आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया एक्सिस के ऊपर किसी भी डिस्टेंस पे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है देख लीजिएगा। अब देखिए मैं बता रहा था कि इससे प्रूफ कैसे करेंगे। तो जब आप इसमें एक्स का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो सेंटर की ही आएगा ना, वो क्या शो करेगा कि वो जो कोइल है उससे आप एक्स डिस्टेंस पे थे, अब उसको एक्स को कहाँ ले आई, कोइल के ऊपर ले आई सेंटर पे। इसका मतलब फर्स्ट वाला डेरिवेशन आएगा, तो आप दोनों का आंसर मैच कीजिएगा, सेम आएगा इस डेरिवेशन से और उससे, तो हमने डायरेक्ट निकाला ही था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर जो आपका इंटीग्रेशन हम कह सकते हैं बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, मेरे पास अभी बुक नहीं है बट जो मेरे को याद है परफेक्ट है।
तो आप उसी को एक शॉर्ट लैंग्वेज में डिफाइन करने की सोचें। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स, हमारा जो है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है, इसने बोला कि लाइन इंटीग्रेशन करो आप मैग्नेटिक फील्ड का, इक्वल होना चाहिए म्यू नॉट जो भी आपका करंट है, समेशन मान लेते हैं। तो इसने क्या बोला, किसी भी एक लाइन के अंदर, एक लूप के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जब आप लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जो इसका वैल्यू होगा लाइन इंटीग्रेशन का, वो म्यू नॉट टाइम्स उसकी लूप के अंदर जितने भी करंट्स होंगे उनका समेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लूप दे दिया हमें और यहाँ पे करंट फ्लो रहा है आई, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इसमें अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो म्यू नॉट समेशन आई की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं कि सही है कि नहीं। बेसिकली हमें पता है कि लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसलिए हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। देखिए मान लेता हूँ ये लूप है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड रियल में कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, थोड़ी देर पहले देखा आपने, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 2πr। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, कैसे, बी डॉट डी एल, ठीक है, इंटीग्रेशन करो। बी का वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो बी और डी एल का जो वैल्यू है, मतलब डी एल एलिमेंट किधर है, देखिए डी एल ये है और बी किस तरफ है, बी आप जब करंट के रूप में इनसाइड आएगा प्लेन के, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बी इंटू डी एल, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2πr इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, तो कॉन्स्टेंट आ गया। डी एल का इंटीग्रेशन कितना, सरकमफ्रेंस, आर रेडियस है, ये आर ही तो है, एक जस्ट फॉर वेरिफिकेशन मैं बता रहा हूँ आपको, 2πr, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, म्यू नॉट आई। तो ये क्या आ गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ कर दिया मैंने सिर्फ एक लाइन में। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, बस बी का वैल्यू पता होना चाहिए था, पुट किया और आंसर आ गया। जो एक करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है इतना होता है। ठीक है, हमारा फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, एफ जो होता है वो होता है आई एल क्रॉस बी, और अगर आपको वेक्टर में नहीं चाहिए तो इन स्केलर फॉर्म ये होगा आई एल बी साइन थीटा। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला ये दोनों। ठीक है, किसी भी कंडक्टर जिसकी लेंथ आपको दी हुई, जो मान लो ये रोड रखी है, इसकी लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी में है, तो आप इसका लेंथ और बी के क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आई से, अगर इसमें आई करंट फ्लो है। ये इसका ऊपर लगने वाला करंट है, मतलब इस करंट के कारण लगने वाला फोर्स है। ठीक है, तो बेसिक इसका फॉर्मूला याद रखिए, चलिए इससे काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे बेसिक इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू वोल्टमीटर एंड एमीटर। ठीक है, देखिए जब भी आप गैलोमीटर को वोल्टमीटर या एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हम पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा गैलोमीटर है, फर्स्ट पढ़ रहे हैं गैलोनोमीटर टू वोल्टमीटर, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि वोल्टमीटर जो होता है उसको जब आप किसी रीडिंग को मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, उसको आप पैरेलल में अप्लाई करते हो। ठीक है, तो वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज में जोड़ना पड़ेगा रेजिस्टेंस। एक अपोजिट है, मतलब अगर आपको वोल्टमीटर मेजर करना है तो पैरेलल में, लेकिन अगर बनाना है, ये तो हुआ मेजर, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ये कहीं नहीं है आपको ऊपर, लेकिन याद करने का ट्रिक है कि जब आप वोल्टमीटर बना रहे हो तो पैरेलल में मेजर करते हो, लेकिन अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो हम कहेंगे सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं फॉर्म मतलब बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ मान लेते हैं गैलोमीटर है। ठीक है, अब इसको वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में हम क्या कर देंगे, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। मान लेते हैं ये हाई रेजिस्टेंस आर है, यहाँ वोल्टेज हमारा वी है टोटल। ठीक है, इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी जी, इसके अंदर आपका आई जी होगा करंट, टोटल में आई जी ही होगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज आएगा कितना आएगा, गैलोमीटर का वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस का वोल्टेज, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है वी, तो वी का वैल्यू देखते हैं एक सेकेंड, ये कितना आ गया, वी जी इज इक्वल टू, वी जी है आपका आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं गैलोमीटर का कैपिटल जी है, प्लस वी आर, तो ये होता है आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर दे रखा है हमें, इसको आर एच लिख सकते हो, हाइयर रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, हमें आर एच का वैल्यू फाइंड करना है, तो आर एच जो है यहाँ पे आई जी इंटू आर एच, ये हो जाएगा वी माइनस आई जी इंटू जी, और यहाँ पे आप देखोगे आर एच का वैल्यू कितना आया, वी माइनस आई जी इंटू जी बाय आई जी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बेसिक है।
कैसे हमने कन्वर्ट किया, बस सिंपल आपको ये याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि आपको अगर गैलोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि एक हायर रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया मैंने आपको डेरिवेशन, पर आप याद भी रख सकते हैं, काफ़ी ईजी है, ओम्स लॉ को यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हमें गैलोनोमीटर टू एमीटर फॉर्म करना है, सपोज करें, तो क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम गैलोमीटर लेंगे और देखो मैं एक इसमें भी राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ कि जब आपको एमीटर की रीडिंग मेजर करनी है तो आप क्या करते हैं, सीरीज में लेते हैं, लेकिन अगर फॉर्म करना है तो इसको पैरेलल में लेंगे, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं फॉर्म के लिए, जब आपको फॉर्म करना है तो इसको पैरेलल में लेंगे, रीडिंग मेजर करना है तो सीरीज में, अपोजिट है ना, यहाँ पे भी दोनों केस में अपोजिट करना है। देखो यहाँ पे अगर फॉर्म करना है तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ, मान लेता हूँ एस। याद रखना कि जब आपको गैलोमीटर से एमीटर कनेक्ट बनाना है तो टू फॉर्म दिस एस इज क्या है, एस क्या है, एक संट, इसको संट रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो है वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल, ये आप लिखेंगे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि आपको एमीटर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आप बताएंगे कि एक संट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, बहुत ही कम रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल कनेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर मान लेते हैं आई जी करंट है, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई था तो आई माइनस आई जी, सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच में टोटल जो आपका हम कह सकते हैं पोटेंशियल इक्वल होगा, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से एस का वैल्यू डायरेक्ट ही आ गया, आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, काफ़ी ईजी था। आई थिंक ये भी आपको समझ में आएगा कि संट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर था। अगर आपको कोई भी डाउट है, स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन की सीरीज़ निकालूँ, बट आप मेरे को कमेंट में पूछ भी सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।